हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 17 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। रेजिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स डिस्पाइट एक्सप्रेसिंग रिजर्वेशंस जॉइंड इन ऑनलाइन इंटरेक्शन कॉल्ड बाय द पीएमओ ऑन नवंबर 16। तो यहाँ पर पीएमओ के द्वारा एक इंटरेक्शन हो रहा था और यहाँ पर पीएमओ ने एक नोट भेजा था टू द इलेक्शन कमीशन कि आपको इसमें प्रेजेंट होना है। अब यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन ये है, क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को नोट भेज सकता है कि यहाँ पर पीएमओ एक इंटरेक्शन कर रहा है और आपको यहाँ पर आना है? तो अगर हम प्रीवियस प्रेसिडेंट से जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। साथ ही में अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उससे दूर रखे। तो इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हुज फंक्शनिंग इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द थ्री कमिश्नर्स इंश्योर दैट दे मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन लोगों को लगना भी तो चाहिए ये इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ इंटरेक्शन कर रही है, वहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन प्रेजेंट है तो लोगों को लगेगा कि नहीं, इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक डेंट लग जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरत होती है जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर एक दूरी बनाकर रखे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सम फॉर्मर सीईसीज हैव ऑन द रेयर ओकेजन्स रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर इन द पास्ट। तो यहाँ पर हम कुछ इंसिडेंट्स देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1999 में जो उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल रोड टू देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कि यहाँ पर एक यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। तो हमें इस एग्जाम्पल से ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अप्रोच किया टू द प्राइम मिनिस्टर, ना कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रोच किया टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा केस 2016 में नसीम जैदी रोड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि यहाँ पर अर्जेंट रिलीज फंड्स की जाए वीवीपैट को बाय करने के लिए। तो इस केस में भी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सीईसी ने अप्रोच किया टू द प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं हम। इन बोथ दीज केसेस इट वॉज द सीईसी फ्लैगिंग एन इशू टू द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर सीईसी एक इशू को फ्लैग कर रहा है एग्जीक्यूटिव के पास ऑन देयर टर्म्स ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस है वो पूरी तरीके से मेंटेन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने बेसिस पे जो उसको लग रहा है कि हाँ इस मुद्दे पे मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो वो बात कर रहा है अपने टर्म्स पे और अपने सब्जेक्ट पे कि जो उसको लग रहा है कि उसको बात करनी चाहिए इन दिस केस। लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें यहाँ पर पीएमओ ऑफिस के द्वारा नोट भेजा गया टू द इलेक्शन कमीशन, तो इन दिस केस इट इज़ द गवर्नमेंट इफेक्टिवली सम्मनिंग द सीईसी। अगर इस केस में देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पर सीईसी को सम्मन कर रही है कि यहाँ पर मीटिंग कॉल्ड बाय द पीएमओ एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन दैट। Indeed, the three ECs do not attend meetings or discussions called by the officers of the government to maintain the image of independence in the public eye। तो यहाँ पर एजेंसी इंडिपेंडेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों में भी ये बात होनी चाहिए कि ये एजेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर पेगासस का केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था कि हम खुद से कमेटी बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को भी तो देखे कि जस्टिस हो रही है। तो in fact government officers call on the three ECs, not the other way around. Apart from protecting the commission's image of independence, the latter is also a matter of the protocol। तो आज तक का प्रोटोकॉल तो यही बना रहा कि गवर्नमेंट के किसी भी इंटरेक्शन में यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक जजमेंट था 1995 में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन इट्स जजमेंट इन द टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज़ इनहेरेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप दैट द एजेंसी विच इज़ इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। तो यहाँ पर जो एजेंसी इलेक्शंस होल्ड कर रही है टू द लेजिस्लेचर्स, वो हर तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव से अपनी डिस्टेंस बना कर रखे। तो इट शुड बी फुली इंसुलेटेड फ्रॉम द पार्टी इन पावर और एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे। तो यहाँ पर जो भी पार्टी इन पावर है या जो भी एग्जीक्यूटिव है उससे यहाँ पर पूरी तरीके से इंसुलेट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट सीडीएस कौन बनेगा उसके बारे में अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज़ बीन सेट इन मोशन। तब तक जो भी यहाँ पर सीडीएस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो वो यहाँ पर दे दी गई हैं आर्मी चीफ जनरल एमएम नारवाने को। तो आर्मी चीफ जनरल एमएम नारवाने हैज़ टेकन ओवर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सीडीएस। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये, जो चेयरमैन होंगे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो वो अभी आर्मी चीफ जनरल एमएम नारवाने होंगे जब तक के लिए नेक्स्ट सीडीएस नहीं मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। A report of the Joint Committee of Parliament on the Personal Data Protection Bill tabled in लोक सभा एंड राज्यसभा। तो इनकी एक रिकमेंडेशन है जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की। अब वो ये रिकमेंडेशन है कि सोशल मीडिया कंपनीज जो कि इंटरमीडियरीज नहीं हैं उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाए कि वो कंटेंट पब्लिशर्स है और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट होस्ट होगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगी। तो जो भी सोशल मीडिया कंपनीज इंटरमीडियरीज नहीं है
उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कंटेंट आता है तो बेसिकली वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी और उसके लिए अकाउंटेबल होंगी। तो मैकेनिज्म मे बी डिवाइस्ड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरीज विल बी हेल्ड अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट फ्रॉम अनवेरीफाइड अकाउंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो इसके चलते यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी अकाउंट्स उनको वेरीफाई करने के लिए लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो वंस एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन इज सबमिटेड विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज मस्ट मैंडेटरीली वेरीफाई देयर अकाउंट। आगे चलते हैं। कर्नाटका का एक ड्राफ्ट बिल है, एक बिल लेकर आने वाला है फोर्स्ड कन्वर्जन को लेकर। तो बीजेपी गवर्नमेंट इन कर्नाटका इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस एन एंटी कन्वर्जन बिल इन द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पर ड्राफ्ट है, अभी बेसिकली बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो उसमें बात की गई है मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल का होगा इन जेल फॉर फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ SCs, STs, माइनर्स एंड वुमेन। तो इस टाइप के बिल और भी स्टेट्स में आ चुके हैं, जैसे कि यूपी, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। The center has given in principle approval for setting up of 6 nuclear power reactors at Jaipur in Maharashtra। तो यहाँ पर फ्रांस के कोलैबोरेशन के साथ ये होंगे। तो 6 reactors will have a capacity of 1650 megawatt each, will be set up with a technical cooperation from France। और इससे ये जो होगा ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट बन जाएगा विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9900 मेगावाट। अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो सिर्फ 3.1% ही है। तो द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अबाउट 3.1%, जो कि काफ़ी कम है। हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। पर्सनल डेटा बिल को लेकर एक मेंबर था जिसने डिसेंट किया है। अब उसके क्या यहाँ पर कंसर्न्स है वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर पुट्टास्वामी जजमेंट पता है। पुट्टास्वामी जजमेंट यहाँ पर बोलता है प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो द SC वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट, और ये पुट्टास्वामी जजमेंट में ये बात कही गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। द बिल विल बी इम्पोज्ड। अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये प्राइवेट स्पेस के ऊपर तो पूरी तरीके से इम्पोज किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए जा रहे हैं। ब्रेकआउट क्लॉजेज हैं, एस्केप क्लॉजेज हैं फॉर द गवर्नमेंट। तो एक तो ये कंसर्न है। जो क्लॉज 35 है वो यहाँ पर ब्लैंकेट एग्जम्पशन देता है फ्रॉम द रिगरस ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो क्लॉज 35 है वो यहाँ पर ब्लैंकेट एग्जम्पशन देता है। दूसरी बात, जो क्लॉज 11 है वो ये बोलता है किसी लॉ के चलते अगर वॉयलेट कर सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल तो उसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे तो सारी फंक्शनरी यहाँ पर लॉ के द्वारा ही रेगुलेट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने की बात की जा रही है टू द गवर्नमेंट। तो एसेंशियली इट मीन्स इट एग्जेम्प्ट्स द एंटायर गवर्नमेंट स्पेस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। एवरी फंक्शन ऑफ द स्टेट इज ऑथोराइज्ड बाय सम लॉ और अदर। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कि अगर किसी लॉ के चलते गवर्नमेंट इस जो लॉ आने वाला है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अगर उसके प्रोविजंस वॉयलेट होते हैं तो उसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे में तो सारे गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं वो लॉ के अंतर्गत ही होते हैं। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट को एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो एक ये कंसर्न यहाँ पर बताया गया है। अब एक पोर्टल बनाया जा रहा है विकास पोर्टल, और ये बनाया जा रहा है पंचायत राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह ऑन थर्सडे लॉन्च द पोर्टल फॉर रैंकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये इसीलिए बनाया जा रहा है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रैंक किया जाएगा कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी जल्दी यहाँ पर लैंड एक्वायर कर लेते हैं, कि उनका लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कितना तेज है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो कॉलिंग इट विकास पोर्टल, सिंह सेड द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर विल शो नॉट ओनली डेटा एंड फिगर्स बट ऑल्सो द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। अब कभी कभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर लैंड एक्विजिशन में काफ़ी टाइम लग जाता है जिसके चलते ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हॉल्ट होता है। तो इसके चलते एक पोर्टल है जो कि ये सब रैंक करेगा। आगे चलते हैं। पार्टीज रेज्ड मनी पावर लॉ एंड ऑर्डर इशूज़। तो ये तो डिस्कस हम नहीं करेंगे। जैसे पंजाब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब अगले साल इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पर देखा गया है कि मनी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, मसल पावर का यूज़ किया जा रहा है, लिकर फ्री की तरह दी जा रही हैं, ड्रग्स दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ डिमांड है पॉलिटिकल पार्टीज़ की 100% वीवीपैट होना चाहिए, वीवीपैट यूज़ का यूज़ 100% होना चाहिए, और यहाँ पर वेब कास्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये तो कहना है कि हम वेब कास्टिंग कराएंगे, तो यहाँ पर वेब कास्टिंग कराई जाएगी। एक तो ये रिफॉर्म लिया गया, और दूसरी बात ईसी इज गोइंग टू सेट अप 165 ऑल विमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ्स। तो यहाँ पर ऑल विमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ्स होंगे, तो इससे विमेन को भी एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हो सकता है कि विमेन का वोटर टर्नआउट इसकी वजह से बढ़ जाए। 57 पोलिंग बूथ्स होंगे, विल ऑल्सो भी मैनेज्ड बाई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इससे एम्पावरमेंट करने की भी कोशिश की जा रही है। NCERT लॉन्चेस सिलेबस रिव्यू टू रिड्यूस लोड। अब यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, तो उसको कुछ चेंज करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट रिडक्शन इन कंटेंट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर कंटेंट कम होगा तो अपने आप ही फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इसके हिसाब से कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो सकता है, ना कि रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज़ लॉन्च्ड अ रिव्यू ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल्स टू रिड्यूस द करिकुलम। यहाँ पर करिकुलम को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। आगे चलते हैं।
अब एक जजमेंट की बात की गई है 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन द केस ऑफ ए नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को बैन कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो है ये क्रूएलिटी है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक का गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई पीसीए एक्ट के अंदर। पीसीए एक्ट के अंतर्गत पोस्ट द 2014 एससी रूलिंग टू एनेबल देम टू अलाउ जलीकट्टू एंड बुलक कार्ट रेसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत ये क्रूएलिटी है, इसीलिए हम जलीकट्टू को बैन करते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने पीसीए एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और उसके बाद ये लोग जलीकट्टू और ये बुलक कार्ट रेसेस करने लग गए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यूएस की रिपोर्ट से ये पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू रजिस्ट्रेन एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स। बेसिकली इसीलिए लिए होंगे क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एफएटीएफ के यहाँ पर ग्रे लिस्ट में था, वो ब्लैक लिस्ट में आने के डर से उसने शायद ऐसे कुछ स्टेप्स लिए होंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ग्रुप्स तो हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू रजिस्ट्रेन एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स, बट मैनी ग्रुप्स टारगेटिंग अफगानिस्तान एंड इंडिया कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रॉम इट्स सॉइल इवन एज जैश मोहम्मद, मसूद अजहर एंड 2611 accused Aziz Mir remain free in the country according to the report by the US Department of State। आगे चलते हैं। जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के अंडर ही आता है। तो द सेंटर हैज टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द इंटरनेशनल लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन इज इवॉल्विंग इन इंडिया एंड इट कम्स अंडर द राइट टू प्राइवेसी। तो ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जो राइट टू फॉरगॉटन है वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है। अब स्टेगनेंट प्राइजेज हैं, तो ऐसे में क्या सोल्यूशन हो सकता है एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस का? तो एक सोल्यूशन यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग बताया गया है। तो एज प्रोड्यूस रियलाइजेशंस फेल टू कीप पेस विद राइजिंग इनपुट कॉस्ट, तो यहाँ पर फार्मर्स की डिमांड ये है कि एमएसपी को यहाँ पर लीगल राइट बना देना चाहिए। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए कि उनको इंटरक्रॉपिंग के लिए पुश किया जाए। बेजिंग बेयर्स इट इन जाफना वार्म्स अप टू तमिल्स इन श्रीलंका। तो कल्चरली जो तमिल्स हैं वो इंडिया के ज़्यादा करीब है, तो बेजिंग अपने उन कम्युनिटी को वो करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जैसे यहाँ पर टेम्पल में गए हैं ये चाइनीज़ एम्बेसडर हैं और ये ऐसे लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेकिंग ऑफ द शर्ट्स एंड वेयरिंग ट्रेडिशनल वाइट वर्टीज, द बेयर चेस्टेड मैन कैरिंग ट्रेज लेडन विद फ्रूट एंड पूजा ऑफरिंग्स एंटर्ड द टेम्पल, नथिंग अनयूजुअल बिकॉज दैट्स द प्रैक्टिस एट द नलूर कांदास्वामी कोविल। तो ये हमें पता चल गया नलूर कांदास्वामी कोविल जो टेम्पल है वो यहाँ पर श्रीलंका में है। बट द मैन हु ड्रेस्ड एज अ डिवोटी एंड लेड द अदर्स इनटू द टेम्पल थर्सडे, ये हैं चाइनीज एम्बेसडर टू श्रीलंका। तो यहाँ पर जो तमिल कम्युनिटी है उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो तमिल कम्युनिटी है उसके अगर कल्चरल टाइज देखे जाए तो इंडिया से हैं। तो डेज आफ्टर अनाउंसिंग ऑन ट्विटर दैट द चाइनीज सोलर कंपनी हैड फाउंड अ न्यू क्लाइंट इन द Maldives बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ अ थर्ड पार्टी हैड लेड टू द सस्पेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन द 3 आइलैंड ऑफ जाफना पेनिनसुला। तो जाफना पेनिनसुला में इनको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिले थे, लेकिन इंडिया ने बताया कि ये हमारे बॉर्डर के बहुत पास है तो ये प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने चाहिए, जिसके चलते ये जो प्रोजेक्ट्स है कैंसिल हो गए। Chinese interest and its infrastructure projects in Sri Lanka have been largely focused on the Sinhala South। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी चाइनीज़ के प्रोजेक्ट है वो सिन्हला साउथ को ही फोकस करते हैं, लेकिन अब जो चाइनीज़ हैं वो तमिल की साइड भी आना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग ये सारी कर रहे हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये अजय मिश्रा टेनी के ऊपर है कि उनको यहाँ पर सैक कर देना चाहिए अगर यहाँ पर हम चाहते हैं फ्री प्रोब हो रिगार्डिंग द फार्मर्स किलिंग। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। राइटिंग ऑन काशी कॉरिडोर, एब्सेंस ऑफ ग्रेस, ये आर्टिकल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। विराट कोहली को यहाँ पर कैप्टनसी से हटा दिया गया, तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथली हो सकता था, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि सौरव गांगुली झूठ बोल रहे हैं, विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे बॉर्डर्स एंड रेड लाइन्स। अ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन। अब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी की कोई कंपनी है लेकिन उनके फॉरेन एसेट्स भी हैं, तो अगर उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है तो जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो किसी और कंट्री में उनके एसेट्स हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, तो उसके लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की जरूरत होती है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन वेयर एन इंसॉल्वेंट डेटर हैज एसेट्स और क्रेडिटर्स इन मोर देन वन कंट्री। तो यहाँ पर जो इंसॉल्वेंट डेटर है उसके एसेट्स या क्रेडिटर्स एक से ज़्यादा कंट्री में हो, तो वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की जरूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू डिवाइस अ मैकेनिज्म, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने प्रपोज किया है UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, और अभी तक इसको 49 कंट्रीज ने अडॉप्ट भी कर लिया है। अब इंडिया भी इसको अडॉप्ट कर रहा है, तो इंडिया ने इसका ड्राफ्ट मॉडल बनाया है विद सम चेंजेस। हमारे डोमेस्टिक एरिया के अकॉर्डिंग हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो ऑन November 24 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलीज्ड अ नोटिस इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन इंडियाज प्रपोज्ड वर्जन ऑफ द मॉडल लॉ। द ड्राफ्ट रूल्स वर फर्स्ट रिलीज्ड इन October 2018 बाय द इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी। तो यहाँ पर हमने रूल्स बनाए हैं
अब इन रूल्स के चलते क्या-क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर करंटली देखा जाए तो ऐसा कुछ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो हम कैसे डील करते हैं, तो बेसिकली हम अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल नेगोशिएशन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर केस। अब ये बायलैटरल नेगोशिएशन करना हर एक कंट्री के साथ ये तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे में चलते हम यहाँ पर ड्राफ्ट बिल लेकर आए जो कि बेसिकली हम बना देंगे रूल्स जल्दी। तो इफ अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ गाइडलाइंस कैन वर्क फॉर आर्बिट्रेशन देन देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट इट कांट वर्क फॉर इंसॉल्वेंसी। द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क डज हैव इट्स हर्ट इन द राइट प्लेस, इट इनेबल्स द असिस्टेंस फॉर फॉरेन कोर्ट्स। तो यहाँ पर जो फॉरेन कोर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को असिस्टेंस दी जाएगी और वाइस वर्सा भी हम भी उनसे असिस्टेंस लेंगे। इट ऑल्सो इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ एंटिटीज़ को एक्सक्लूड भी कर सकती है। अब बेसिकली इसमें कौन सी एंटिटीज़ होंगी, तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जैसी एंटिटीज़ होगी फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रॉस बॉर्डर स्क्रूटनी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी सर्टेन क्लास ऑफ एंटिटीज़ को इस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से बाहर भी कर सकती है, जैसे कि यहाँ पर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इसके अलावा जो यहाँ पर इंडियन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी, उसके पास पावर होगी कि वो किसी भी फॉरेन प्रोसीडिंग को मेन प्रोसीडिंग या नॉन मेन प्रोसीडिंग की तरह डिक्लेयर कर सकती है। एक बार फॉरेन प्रोसीडिंग्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद एनसीएलटी के पास पावर होगी कि वो मॉरेटोरियम्स को भी इम्पोज कर सकती है टू प्रिजर्व द एसेट्स ऑफ द फॉरेन एंटिटी इन इंडिया। तो फॉरेन कोई एंटिटी है, उसके कोई फॉरेन में ऐसे बिजनेसमैन होगा, उसका कोई एसेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एनसीएलटी वो मॉरेटोरियम लगा सकती है उस एसेट को प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन रूल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके इन्फोर्समेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऑथर ने यही बोला है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोविजन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए प्रोविजंस होने चाहिए। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो। यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात की गई है, तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। ड्राफ्ट रिलीज के चलते यहाँ पर कुछ पावर्स दी गई हैं, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास यहाँ पर ये पावर होगी कि सर्टेन क्लास ऑफ एंटिटीज़ को यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूड कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एनसीएलटी के पास पावर ये होगी कि वो किसी भी प्रोसीडिंग को मेन प्रोसीडिंग या नॉन मेन प्रोसीडिंग की तरह डिक्लेयर कर सकती है, और कोई भी फॉरेन एसेट्स है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर उसके ऊपर मॉरेटोरियम भी लगा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि प्रोविजन को इन्फोर्स करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर ओमिक्रॉन आफ्टर रिपील द रोड मैप, तो फार्मर्स लॉस को रिपील कर दिया गया है, उसके बाद क्या रोड मैप होना चाहिए वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपको सब पता है, पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीसीसी रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो वार्म हो रही है, लगातार वार्म हो रही है, और जो सी लेवल्स है वो राइज कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कुछ कंट्रीज़ में दिखने भी लग गया है। तो ग्लासगो में समिट हुई, कंट्रीज़ ने एम्बिशियस टारगेट सेट किए कि हम एम्बिशन रिडक्शन करेंगे, फॉसिल फ्यूल को रिमूव करेंगे, फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज़ को बंद करेंगे। इंडिया अभी भी कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब ग्लासगो में एक डिक्लेरेशन भी हुआ था कि फेज़ आउट कर देंगे कोल को। फिर इंडिया और बाकी कुछ कंट्रीज़ ने बोला नहीं, फेज़ आउट करने की ज़रूरत नहीं, इसको फेज़ डाउन कर दो। तो वहाँ पर उस वर्ड को रिप्लेस करके फेज़ डाउन कर दिया गया। तो इंस्टेड ऑफ अ फेज आउट ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, दस लीविंग रूम फॉर द कंट्री टू चार्ट इट्स ओन लो कार्बन ट्रांजिशन पाथवे। अब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तो वो यहाँ पर कोल पावर्ड रेलवेज लेकर आए। तो कंट्रीज सच एज इंडिया एक्विज्ड टू द एडवेंट ऑफ कोल पावर्ड रेलवेज। तो उस समय जब कोल हमने यूज़ किया तो बेसिकली यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का यूज़ किया था, कोल पावर्ड रेलवेज का यूज़ किया था हमें लूटने के लिए। तो बेसिकली आप उस डेटा को क्यों इंक्लूड कर रहे हो हमारे कोल में कि हमने इतना कोल अभी तक यूज़ कर लिया। तो एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज रिमेनिंग कार्बन बजट मस्ट फैक्टर इन अर्ली एमिशन सस्पेंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो अगर आप हमारा कार्बन बजट को एस्टिमेट कर रहे हो तो ये भी तो इंक्लूड करो कि ब्रिटिशर्स ने उस समय कोल पावर्ड रेलवेज का यूज़ किया था अपने फायदे के लिए, ना कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। अगर अभी भी देखा जाए तो 38.5% डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जिनकी कुछ ना कुछ तरीके की कोल डिपेंडेंसी है। हाउस होल्ड्स ऑल्सो डिपेंड ऑन गैस एंड पेट्रोलियम फॉर कुकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक बार में ऐसा बोल दे कि नहीं अब कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तो यहाँ पर जो भी सेक्टर्स कोल के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को स्मूथ ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चेंज हैं जो कि अपने आप ही यहाँ पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, सीमेंट एंड स्टील दैट हैव कमिटेड टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ऐसे कंपनीज को खुद भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, टेक्नोलॉजीज तो खैर हम बना लेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फाइनेंस की। तो फाइनेंस यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फाइनेंस तो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अगर देखा जाए तो एज पर एन एस्टिमेट बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा हमें नेट जीरो तक पहुंचने के लिए, उसके लिए $10.1 ट्रिलियन चाहिए होगा। और अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज ने $100 बिलियन भी नहीं दिया और हमें चाहिए $10.1 ट्रिलियन। तो ऐसे में ज़रूरत है मल्टीलेटरल और प्राइवेट कैपिटल जो है वो अपने कमिटमेंट्स को और ज़्यादा एनहेंस करे और यहाँ पर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए। आगे चलते हैं। हैकर्स फॉर हायर स्पाइड ऑन 50K पीपल इन 100 कंट्रीज। अब मेटा प्लेटफॉर्म ने ये बताया है कि यहाँ पर कुछ हैकर्स हैं जैसे कि चाइना, इजराइल, इंडिया एंड नॉर्थ
मैसेडोनिया टू स्पाई ऑन ट्रैक एज मैनी एज 50,000 पीपल इन 100 कंट्रीज। तो एक जो कंपनी थी वो बेल्ट्रॉक्स, ये इंडिया की थी। तो इट सेड बेल्ट्रॉक्स ऑपरेटेड फेक अकाउंट्स टू इम्पर्सोनेट अ पॉलिटिशियन एंड पोज एज जर्नलिस्ट। फिर यहाँ पर डेटा लेकर हैकिंग की प्रैक्टिस करते थे ये लोग। तो विच इंक्लूड्स बेल्ट्रॉक्स अ हैकर फॉर हायर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। तो अब ये अपोजिशन के डेटा को हैक करते थे, ऑथोरिटेरियन रिजीम्स, डिसिडेंट्स के ऊपर हैक करते थे। तो ये सब, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पर अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है, इनका ये कहना है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को 3 गुना बढ़ा देंगे, टू हाइक इंटरेस्ट रेट 3 टाइम्स नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब इस डिसीजन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। तो थियोरेटिकली अ सिग्नल टू हाइक पॉलिसी रेट्स इन द यूएस शुड बी अ नेगेटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया है, उसका इस बात पर बहुत इंपैक्ट होने वाला है। EMEs इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज लाइक इंडिया टेंड टू हैव हायर इन्फ्लेशन। तो हमारा इन्फ्लेशन और हमारा इंटरेस्ट रेट हमेशा यहाँ पर डेवलप कंट्री से ज़्यादा ही रहने वाला है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो यूएस से पैसा लेकर आएंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन डॉलर टर्म्स, उसके बाद इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे इन बॉन्ड ऑफ नेशंस लाइक इंडिया इन रूपी टर्म्स, ताकि उनको यहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे हम चलते हैं। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, तो एल्गो ट्रेडिंग आपको पता होना चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग refers to orders generated at super speed using advanced mathematical models involving automated executions, even a split second faster access is capable of bringing huge gains। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो कंप्यूटर के ऐसे कोड का यूज़ करना कि आपने कंप्यूटर को कमांड दे रखी है कि आपको इस स्टॉक को इस समय खरीदना है और आपको एक साथ 100-200 खरीद देने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ह्यूमन की टेंडेंसी तो इस कंप्यूटर की लिमिट को मैच नहीं कर सकती है। तो एल्गो ट्रेडिंग तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कुछ लोगों को फेवर कर देते हैं जिनके पास ये सिस्टम होगा जिससे वो एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब सेबी का एक प्रपोजल है। तो इन अ कंसल्टेशन पेपर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेड देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए लेकर एक यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। और कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज़ करता है स्टॉक्स को लेने के लिए, तो उन सब पे ये फ्रेमवर्क अप्लाई होना चाहिए। तो all orders emanating from an API should be treated as an algo order and be subjected to control by stock broker, and the APIs to carry out algo trading should be tagged with a unique algo ID। तो आई होप आपको यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग समझ आ गया हो। एल्गो ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ करना है स्टॉक को लेने के लिए। अफ़गान का हेल्थ सिस्टम, जो अफ़गानिस्तान का हेल्थ सिस्टम, वो काफ़ी डिलापिडेटेड कंडीशन में है। यहाँ तक कि उनके पास ऑक्सीजन को बनाने के लिए जो डीजल है उसकी भी कमी पड़ गई। तो डीजल फ्यूल नीडेड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स हैज़ रन आउट। तो ऐसे में इनकी काफ़ी ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पे हैं ये लोग। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे ओमिक्रॉन केसेस वाला। नॉर्थ कोरिया हैज़ पब्लिकली एग्जीक्यूटेड। तो ये पता चला है डेटा से कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर लोगों को एग्जीक्यूट कर देता है अगर उसे पता चलता है जो लोग हैं वो के पॉप वीडियोस देख रहे हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। तो एज इट क्रैक्स डाउन ऑन व्हाट इट्स लीडर किम जोंग उन कॉल्स ऑफ विशियस कैंसर। अब इनका यही कहना है, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, कि जो साउथ कोरिया के आप ये कोई भी वीडियोज़ देख रहे हो तो जो साउथ कोरिया के वीडियोज़ है सिर्फ विशियस कैंसर है, तो ये देखना नहीं है। और जो भी ऐसा देखेगा तो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। बेल हुक्स, और इनका असली नाम है ग्लोरिया जीन वेटकिंस। तो इनकी डेथ हो गई है। इनकी कुछ बुक्स हम देख लेते हैं। तो एंटायर विमेन, ब्लैक विमेन एंड फेमिनिज्म, तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं। तो बेल हुक्स वाज द पेन नेम ऑफ ग्लोरिया जीन वेटकिंस। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए ऑन चाइना ओवर जिनजियांग अब्यूसेस। तो जिनजियांग में ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस होते हैं, उसके चलते यहाँ पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब ये जो चाइना है, ये फेशियल रिकॉग्निशन का यूज़ करता है, डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करता है ओगेर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसके बाद उनको सप्रेस करता है। इन्फोर्सिंग एज ऑफ मैरिज, तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मैरिज की एज है फॉर द विमेन, उसको यहाँ पर 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है। तो यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल टू रेज द मिनिमम मैरिज एज फॉर विमेन फ्रॉम 18 to 21। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मैरिज, तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर 18 साल है फॉर द विमेन और 21 साल है फॉर द मैन। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी यही है, क्रिश्चियंस अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी यही है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यही है। अगर मुस्लिम्स में देखा जाए तो मुस्लिम्स में इन्होंने एज का क्राइटेरिया ये रख रखा है। तो द क्राइटेरिया इज अटेनिंग प्यूबर्टी विच इज अज्यूम्ड व्हेन द ब्राइड और ग्रूम टर्न्स 15। तो यहाँ पर प्यूबर्टी की एज को मान रखता है कि प्यूबर्टी की एज है तो मेनली जो मैरिज है उसको वैलिड माना जाएगा अंडर द मुस्लिम लॉ। अब यहाँ पर मिनिमम एज की क्यों ज़रूरत है, तो इसेंशियली टू आउटलॉ चाइल्ड मैरिज, दिस इज डन थ्रू द स्पेशल लेजिस्लेशन। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, तो पॉक्सो। और यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये बात करता है कि किसी की भी यहाँ पर शादी अगर इस एज क्राइटेरिया को वॉयलेट करती है तो बेसिकली उसको यहाँ पर चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। तो अंडर द चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट एनी मैरिज बिलो द प्रिस्क्राइब्ड एज इज इलीगल एंड द परपेट्रेटर्स ऑफ ए फोर्स चाइल्ड मैरिज कैन बी पनिश। अब क्या चाइल्ड मैरिजेज इलीगल तो होती हैं, क्या वो वॉइड होती हैं, तो नहीं, वॉइड नहीं होती हैं। तो चाइल्ड मैरिजेज आर इलीगल बट नॉट वॉइड। उसको वॉइडेबल
किया जा सकता है। अगर यहाँ पर माइनर की तरफ से, माइनर पार्टी की तरफ से कोई पिटीशन करे कोर्ट में, तो उसको यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन चाइल्ड मैरिजेस इलीगल होती है लेकिन वॉइड नहीं होती है। बेसिकली इसको वॉइड इसीलिए नहीं बनाया गया, इसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए दी गई है ताकि जो गर्ल है उस समय जो माइनर गर्ल होगी उसके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। हाउएवर अगर कोर्ट को ये लगता है जो माइनर उसको यहाँ पर फोर्स किया गया शादी करने के लिए, तो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यहाँ पर फोर्स में आ जाता है और उस लड़की को केयर में रख दिया जाता है। फिर 18 साल के बाद उसके पास वो खुद फैसला कर सकती है कि उसको उसी मैरिटल होम में जाना है या नहीं जाना है। तो हाउएवर इफ अ कोर्ट फाइंड्स अ माइनर वाज कोर्स्ड इनटू मैरिज बाय पेरेंट्स और गार्जियंस, द प्रोविजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कम इनटू इफेक्ट टू कीप द कस्टडी ऑफ द माइनर अंटिल ही और शी अटेन्स मेजॉरिटी, और उसके बाद वो अपने मैरिज के ऊपर डिसीजन ले सकती है। अब यहाँ पर जब 18 से एज बढ़ाकर 21 साल की गई है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करेगी, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विल हैव टू बी चेंज। द गवर्नमेंट हैड इंडिकेटेड दैट दिस विल फॉलोड बी नेसेसरी चेंजेस इन पर्सनल लॉ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट। अब मुस्लिम्स लॉ में चेंजेस करने में हो सकता है कुछ यहाँ पर लीगल इश्यूज आ जाएं, तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन से लीगल इश्यूज हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन। अभी जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो ये नहीं बोलता है कि इसके किसी भी प्रोविजन में ऐसा नहीं लिखा है कि ये किसी पर्सनल लॉ को ओवरराइड कर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ये ओवरराइड नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। बेसिकली कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि ये किसी पर्सनल लॉ को यहाँ पर ओवरराइड कर जाएगा। अब यहाँ पर एक केस भी बताएगा, फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो द मैरिज ऑफ ए 16-year-old गर्ल डीम टू हैव अटेन्ड प्यूबर्टी इज नॉट कंसिडर्ड इनवैलिड इन मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पर 16 साल की लड़की, क्योंकि 15 साल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर प्यूबर्टी को अटेन कर लिया जाता है, तो 16 साल की लड़की की अगर शादी होती है अंडर द मुस्लिम लॉ तो उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर माने तब तो ये इलीगल है, तो इट वुड बी अ चाइल्ड मैरिज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक वर्डिक्ट ये दिया था, हैज हेल्ड दैट इन अ केस ऑफ माइनर वाइफ द लॉ रिकॉग्नाइजेस मैरिटल रेप। अगर माइनर वाइफ है तब तो लॉ यहाँ पर मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज कर रही है, तो हस्बैंड्स ऑफ माइनर वुमेन जो हैं उनको यहाँ पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलती अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ मैरिटल रेप। लेकिन यहाँ पर जो हस्बैंड्स ऑफ एडल्ट वुमेन है उनको यहाँ पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ मैरिटल रेप। मुस्लिम लॉ इज अ मेयर कोडिफिकेशन ऑफ शरिया लॉ। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्रिपल तलाक को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन वन ऑफ द की क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या रिलीजियस और डिवाइन लॉ या जो शरिया लॉ है इसको भी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने ये बोला पर्सनल लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बट इट विल बी सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको यहाँ पर हेल्थ के अंडर मानकर सब्जेक्ट किया जा सकता है इस पर्सनल लॉ को उसके अंडर। तो व्हाट हैव कोर्ट सेट सो फॉर तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू अ मुस्लिम कपल जिसमें 17 साल की लड़की थी और 36 साल का आदमी था। तो 17 साल की जो लड़की है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तो ये मैरिज लीगल हुई, लेकिन अगर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में देखें तो ये तो मैरिज इलीगल हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया प्रोविजन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और हाई कोर्ट का ये कहना है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये पर्सनल लॉ को ओवरराइड कर सकता है, इसीलिए इस शादी को यहाँ पर लीगल माना गया। इन अदर केसेस कर्नाटका एंड गुजरात हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द 2006 स्पेशल लॉ वुड ओवरराइड पर्सनल लॉज। लेकिन कर्नाटका एंड गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला है जो स्पेशल लॉ है वो यहाँ पर पर्सनल लॉ को ओवरराइड कर सकता हो। यहाँ पर माइनर गर्ल को केयर फैसिलिटी में भेज दिया गया। तो ये हमें पता चल रहा है कि हर जगह अलग अलग जजमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट अलग रहा, कर्नाटका एंड गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट अलग रहा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि मुस्लिम के जो लॉ है शरिया लॉ, उसके चलते यहाँ पर मैरिज को तब लीगल माना जाता है जब प्यूबर्टी अटेन कर लियो तो उस मैरिज को लीगल माना जाएगा, लेकिन बाकी सब में एज इसको स्पेसिफाई कर रखा है। अब वाई रेज लीगल एज, एज को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? तो जया जेटली का एक पैनल बना था, तो उस पैनल की ये रिकमेंडेशन थी अगर हमें मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम करना है और भी इश्यूज़ रिलेटेड जो कम करने हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत है मैरिज की जो लीगल एज उसको बढ़ाने की। तो टास्क फोर्स वॉज सेटअप बाय द वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री टू री एग्जामिन एज ऑफ मैरिज एंड इट्स कोरिलेशन टू हेल्थ एंड सोशल इंडाइसेस सच एज इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी एंड न्यूट्रिशन लेवल्स। अब अपोजिशन भी है कि नहीं लीगल एज को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लॉ तो हमारे पास बहुत पहले से है कि 18 साल एज होनी चाहिए, लेकिन 18 साल से कम की भी लड़कियों की तो शादी तो हो ही रही है। तो फर्स्ट द लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज डज नॉट वर्क, वेल चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइन, इट हैज़ बीन मार्जिनल। अगर हम देखें तो बहुत मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर जो वुमेन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो अगर उनको हम एजुकेशन देंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, अगर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट होंगी तो अपने आप ही मैरिजेबल एज में डिक्लाइन हो जाएगा। तो जो अपोज कर रहे हैं इसका कि लीगल एज ऑफ मैरिज नहीं बढ़ानी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ कोलकाता पूजा, तो ये मैंने आपको बता दिया था यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया है टू द दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। इससे पहले और भी लिस्ट में है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंडिया से, जैसे कि कुंभ मेला, नवरोज, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेरास ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, संकीर्तन ऑफ मणिपुर, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, चाऊ डांस, कलबेलिया डांस ऑफ राजस्थान एंड मुदियत्तू ऑफ केरला। तो ये सारे अपना नाम याद कर लेना इंटेंजिबल
कल्चर हेरिटेज में कौन कौन से हैं, तो कुंभ मेला, नाउरूज, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थटेराज ऑफ जंडियाला गुरु, संकीर्तन ऑफ मणिपुर, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, छाऊ डांस, कलबेलिया डांस ऑफ राजस्थान और मुदियती ऑफ केरल। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।